अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम किसी कंपनी के स्टॉक का चार्ट देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? ऊपर नीचे जाती हुई हरी और लाल लकीरें, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ लकीरें ना हो? क्या हो अगर ये एक भाषा हो? मतलब बाजार के मनोविज्ञान की, उसके डर और लालच की पूरी कहानी कहती हुई एक भाषा। आज हम जिस किताब में गोता लगाने वाले हैं वो ट्रेडिंग की दुनिया में एक क्लासिक मानी जाती है, स्टीव निसन की जापानीज कैंडलस्टिक सीक्रेट्स। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे इस एक किताब ने मतलब पश्चिमी दुनिया के ट्रेडर्स के लिए बाजार को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक तरह का चश्मा है जिसे लगाकर चार्ट्स में छुपे हुए पैटर्न देखने लगते हैं। बिल्कुल, आज का हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये कैंडलस्टिक्स क्या है, बल्कि ये है कि निसन की ये किताब एक ट्रेडर की सोच को कैसे बदलती है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दावा कितना सही है कि ये मोमबत्तियां महज ग्राफ का डेटा पॉइंट नहीं, बल्कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच हुई एक जंग की पूरी कहानी है। और हमारा मकसद है उस कहानी को पढ़ना सीखना। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं। स्रोत इस आइडिया पर बहुत जोर देते हैं कि चार्ट्स की भाषा पढ़ना सीखें। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी। मतलब हर कैंडल में एक छिपी हुई कहानी है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि स्क्रीन पर ये जो हरी लाल बत्तियां हैं ये असल में बाजार में चल रही साइकोलॉजिकल लड़ाई का स्कोर कार्ड है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसका मतलब मूल विचार है। हर कैंडल 4 जरूरी जानकारी देती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। कह सकते हैं कि ये इस भाषा के अक्षर हैं। कैंडल का जो मोटा हिस्सा होता है जिसे बॉडी कहते हैं वो बताता है कि जंग की शुरुआत यानी ओपन और अंत यानी क्लोज में कौन जीता। अगर हरी बॉडी है तो खरीदार मतलब बुल्स जीते, और अगर लाल है तो विक्रेता यानी बेयर्स वो हावी रहे। और वो जो बॉडी के ऊपर नीचे पतली लकीरें होती हैं जिन्हें विक्स या शैडोज कहते हैं, उनका क्या? वो उस जंग का पूरा दायरा बताती हैं। दिन के दौरान बुल्स कीमत को कितना ऊपर तक खींच पाए जो कि हाई होता है, और बेयर्स उसे कितना नीचे तक धकेल पाए वो लो। तो एक अकेली कैंडल आपको एक तय समय की, मान लीजिए एक दिन की पूरी कहानी बता देती है। लड़ाई कहाँ शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, कौन जीता और दोनों पक्षों ने कितनी ताकत लगाई। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये ड्रामा है। कमाल है। तो ये सिर्फ कीमत का ऊपर नीचे होना नहीं है, बल्कि उस उतार चढ़ाव के पीछे की ताकत और भावना, उसको समझना है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर ये पैटर्न इतने ही भरोसेमंद है तो हर कोई इन्हें देखकर पैसा क्यों नहीं बना लेता? इसमें जरूर कोई पेच होगा। बहुत अच्छा सवाल है, और यही हमें सतह से गहराई की ओर ले जाता है। पेच ये है कि सिर्फ एक अक्षर यानी एक कैंडल को देखना काफी नहीं है। आपको शब्द और फिर पूरे वाक्य बनाने सीखने पड़ते हैं। यहीं पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। स्रोत में डोजी और हैमर का जिक्र है जो सबसे बेसिक शब्द है। हाँ, डोजी, इसका मतलब है कि जहां से शुरुआत हुई अंत भी लगभग वहीं हुआ। मतलब खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लड़ाई तो चली पर कोई जीता नहीं, मैच ड्रॉ हो गया। सही, लेकिन यहाँ असली खेल कॉन्टेक्स्ट का है। अगर एक शांत साइडवेज मार्केट में डोजी बनती है तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन सोचिए, एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, एक मजबूत अप ट्रेंड में है, और अचानक टॉप पर एक डोजी बनती है, वो भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बुल्स अब तक आसानी से जीत रहे थे उन्हें पहली बार जोरदार टक्कर मिली है। बेयर्स ने उन्हें रोक दिया। तो ये सिर्फ एक ड्रॉ नहीं है, ये एक ट्रेंड के बदलने का शायद पहला संकेत हो सकता है। एग्जैक्टली, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक जोरदार अलार्म है। किताब इसी बारीक फर्क को समझना सिखाती है। पैटर्न खुद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि वो चार्ट पर कहाँ बन रहा है। अब बात करते हैं हैमर की। इसका नाम ही बताता है कि ये कुछ मजबूत संकेत देता है। हाँ, इसकी शक्ल एक हथौड़े जैसी होती है, छोटी सी बॉडी ऊपर और एक लंबी निचली बत्ती। मैंने इसकी एक अच्छी एनालॉजी सोची थी, जैसे कोई क्रिकेट टीम मैच हार रही हो और आखिरी ओवर में वापसी करके मुकाबले को बराबरी पर ले आए। मतलब दिन में विक्रेताओं ने कीमत को बहुत नीचे धकेला, लेकिन अंत में खरीदार वो वापसी करने में कामयाब रहे। बेहतरीन एनालॉजी है, बहुत अच्छी। लेकिन आपके पिछले सवाल पर वापस आते हैं। एक आखिरी ओवर की वापसी अगले मैच में जीत की गारंटी तो नहीं देती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक हैमर अपने आप में एक सीधा बाय सिग्नल नहीं है। ये बस ये बताता है कि बिकवाली का दबाव कम हो रहा है और खरीदार जमीन तलाश रहे हैं।
ये एक संभावित बॉटम का संकेत है, कंफर्मेशन नहीं। तो फिर कंफर्मेशन कैसे मिलती है? कंफर्मेशन तब मिलती है जब हम एक से ज्यादा कैंडल को एक साथ पढ़ते हैं, जब हम शब्दों से वाक्य बनाते हैं। यहीं पर एनगल्फिंग पैटर्न जैसे ज्यादा शक्तिशाली पैटर्न सामने आते हैं। डोजी और हैमर एक अकेली कैंडल की कहानी है, लेकिन एनगल्फिंग पैटर्न 2 कैंडल की कहानी है और ये ज्यादा मजबूत होती है। एनगल्फिंग मतलब निगल जाना। ये कैसे काम करता है? सोचिए कि बाजार नीचे गिर रहा है, लाल कैंडल्स बन रही हैं, फिर एक छोटी सी लाल कैंडल बनती है और उसके ठीक बाद एक ऐसी बड़ी हरी कैंडल बनती है जो पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है, उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। इसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि एक ही झटके में खरीदारों ने न सिर्फ विक्रेताओं की सारी ताकत को खत्म कर दिया, बल्कि उन पर पूरी तरह से कब्जा भी कर लिया है। ये एक पावर शिफ्ट का बहुत स्पष्ट संकेत है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये एक तरह का तख्ता पलट है। एक सेशन में ही पूरी बाजी पलट गई। और इसका उल्टा बेरिश एनगल्फिंग होगा, जब एक हरी कैंडल को एक बड़ी लाल कैंडल निगल जाए। बिल्कुल। और जब इस तरह का पैटर्न किसी महत्वपूर्ण लेवल जैसे पुराने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनता है तो इसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। तो अब हम सिर्फ कैंडल नहीं देख रहे हैं, हम कैंडल, उसकी लोकेशन और उसके पीछे की साइकोलॉजी तीनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने व्यक्तिगत कैंडल यानी अक्षर और 2 कैंडल पैटर्न यानी शब्द को समझ लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ चार्ट पर इन पैटर्न्स को नहीं ढूंढता होगा। इसके पीछे एक पूरी रणनीति, एक बड़ा सिस्टम होना चाहिए। स्रोत में इसे टेक्निकल एनालिसिस की मजबूत नींव कहा गया है। इसका असल में क्या मतलब है? ये सिर्फ थ्योरी से आगे कैसे जाता है? यह बहुत ही जरूरी सवाल है। वो मजबूत नींव 3 हिस्सों में बनती है और निस्सन की किताब इसी पर जोर देती है। पहला हिस्सा है पैटर्न को पहचानना, जो हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन बाकी 2 हिस्से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। दूसरा हिस्सा है कंफर्मेशन यानी पुष्टि करना। कंफर्मेशन का मतलब है कि हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे सबूत भी ढूंढेंगे। एकदम सही। यह एक जासूस की तरह काम करने जैसा है, जिसे केस सॉल्व करने के लिए कई सुराग चाहिए होते हैं। मान लीजिए आपको चार्ट पर एक सपोर्ट लेवल के पास एक बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है। ये आपका पहला सुराग है। अब आप दूसरा सुराग ढूंढेंगी। आप देखेंगी कि क्या वॉल्यूम ज्यादा है। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि इस पैटर्न में बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया है, ये मजबूत है। फिर आप तीसरा सुराग ढूंढेंगी, शायद किसी और टेक्निकल इंडिकेटर से, जैसे क्या RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर ये दिखा रहा है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है। समझ गया। तो ये एक तरह का 3 फिल्टर सिस्टम हो गया। पहला फिल्टर, क्या कोई मजबूत कैंडलस्टिक पैटर्न है? दूसरा फिल्टर, क्या ये किसी महत्वपूर्ण लेवल पर बन रहा है और क्या वॉल्यूम इसे सपोर्ट कर रहा है? और तीसरा फिल्टर, क्या कोई और इंडिकेटर भी यही इशारा कर रहा है? जब 2-3 चीजें एक साथ हाँ कहती हैं, तब जाकर वो एक समझदार कदम बनता है। आपने पूरी बात का सार बता दिया। यही थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलना है। और नींव का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट। निस्सन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि दुनिया का कोई भी पैटर्न 100% सही नहीं हो सकता। आप गलत होंगे। सवाल ये नहीं है कि आप गलत होंगे या नहीं, सवाल ये है कि जब आप गलत होंगे तो आप कितना नुकसान उठाएंगे। और यही पर स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल। कैंडलस्टिक पैटर्न की खूबसूरती ये है कि वो आपको एक बहुत लॉजिकल स्टॉप लॉस पॉइंट देते हैं। अगर आपने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखकर खरीदा है तो आपका स्टॉप लॉस उस पैटर्न की सबसे निचली कीमत के ठीक नीचे होना चाहिए। इसका तर्क सीधा है, अगर कीमत उस लेवल से भी नीचे चली जाती है तो आपका पैटर्न और आपकी थ्योरी दोनों गलत साबित हो गए हैं। अब उस ट्रेड में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। ये आपको बड़े नुकसान से बचाता है और ट्रेडिंग को जुए से निकाल के एक अनुशासित बिजनेस में बदल देता है। तो ये मजबूत नींव का मतलब है सही पैटर्न को पहचानना, दूसरे इंडिकेटर्स से उसकी पुष्टि करना और अगर ट्रेड गलत हो जाए तो बाहर निकलने के लिए एक स्पष्ट योजना का होना। ये ट्रेडर को आत्मनिर्भर बनाता है, उसे किसी की टिप्स या सलाह पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एकदम। जब आप चार्ट की भाषा खुद पढ़ सकते हैं तो आप बाजार के शोर से बच जाते हैं। टीवी पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, इन सब से आप प्रभावित नहीं होते। आपका फैसला चार्ट पर आधारित होता है, जो कि बाजार की असलियत है। आपके पास अपनी एक प्रणाली होती है,
शुरुआत में मैं भी इन पैटर्न्स को रटने की कोशिश करती थी, लेकिन जब मैंने एक ट्रेड में सिर्फ इसलिए पैसा गंवाया क्योंकि मैंने एक परफेक्ट हैमर को सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा, तब मुझे समझ आया कि ये सिर्फ चित्र नहीं बल्कि बाजार की आवाज है जिसे ध्यान से सुनना जरूरी है। तो आज की हमारी चर्चा से जो बड़ी बातें निकल कर आई वे ये हैं। चार्ट्स को सिर्फ कीमतों के ग्राफ की तरह नहीं बल्कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की मनोवैज्ञानिक लड़ाई की एक भाषा के रूप में देखना। सही। फिर हमने देखा कि डोजी और हैमर जैसे अकेले कैंडल हमें बाजार के मूड का संकेत देते हैं, लेकिन असली ताकत एनगल्फिंग जैसे मल्टी कैंडल पैटर्न्स में होती है जो एक ट्रेंड में पावर शिफ्ट को दिखाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि कोई भी पैटर्न अपने आप में जादू की छड़ी नहीं है। इसकी असली शक्ति तब सामने आती है जब इसे एक मजबूत नींव के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्फर्मेशन और कड़े रिस्क मैनेजमेंट के साथ। बिल्कुल, ये ज्ञान सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है बल्कि ट्रेडिंग के प्रति एक अनुशासित और रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए है। ये अटकलों और भावनाओं से हटकर संभावनाओं और विश्लेषण पर आधारित निर्णय लेने की कला है। ये किताब महज कुछ पैटर्न रटने के लिए नहीं है बल्कि बाजार के मनोविज्ञान को समझने का एक नजरिया विकसित करने के लिए है। यहाँ एक विचार करने लायक सवाल ये उठता है, अगर हर कैंडल बाजार का एक गुप्त संदेश है और लाखों ट्रेडर्स एक ही संदेश को एक ही किताब से पढ़ना सीख जाते हैं, तो क्या होता है? क्या उस संदेश की शक्ति और बढ़ जाती है क्योंकि ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मतलब खुद को सच साबित करने वाली भविष्यवाणी बन जाती है? या फिर बड़े खिलाड़ी इस जानकारी का इस्तेमाल करके छोटे ट्रेडर्स के लिए एक जाल बिछाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ज्यादातर लोग एक ही पैटर्न पर कैसे रिएक्ट करें?